अच्छा जी, लास्ट है अदर फॉर्म ऑफ थायरोइडाइटिस, जिसमें है रिडल थायरोइडाइटिस। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जो कि मैनिफेस्टेशन इसकी होती है IgG4 रिलेटेड डिजीज़ की। तो ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हो जाएगी जो कि थायराइड को इन्वॉल्व करेगी और कंटीजियस नेक स्ट्रक्चर्स को। क्लिनिकल एवेल्यूशन जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगी हमें हार्ड किस्म की एक फिक्स्ड थायराइड मास जो कि सिमुलेट करेगा थायराइड नियोप्लाज्म। ये एसोसिएटेड हो सकता है इडियोपैथिक फाइब्रोसिस के साथ इन द अदर साइड्स इन द बॉडी, जैसे कि रेट्रोपेरिटोनियम में फाइब्रोसिस के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। दैट्स इट, हमने इस टॉपिक में जो है समरी देखे, हमने थायरोइडाइटिस डिस्कस किया जो कि क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक हाशिमोटो थायरोइडाइटिस हमने कहा सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज बनती है हाइपोथायरोइडिज्म का उन रीजन्स में जहाँ पे डाइटरी आयोडीन लेवल सफिशेंट होते हैं। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होती जाएगी थायराइड के पैरेन्काइमा की। देन हर्थल सेल चेंज होता है इसमें और मोनोन्यूक्लियर यानी लिम्फोप्लाज्मासाइटिक इन्फिल्ट्रेट मिलता है जो कि विथ या विदाउट एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस होगा। मल्टीपल ऑटो इम्यून मैकेनिज्म अकाउंट करते हैं थायराइड की इंजरी में इन द हाशिमोटो डिजीज़, जिसमें हमने पढ़ा कि साइटोटॉक्सिसिटी मेडिएटेड CD8 पॉजिटिव टी सेल्स, साइटोकाइन जिसमें इंटरफेरॉन गामा और एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती है। सब एक्यूट या फिर ग्रेनुलोमेटस जिसको डी क्यूअरवेन थायरोइडाइटिस कहते हैं, ये अगली टाइप हमने पढ़ी जो कि सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ होती है, प्रोबेबली किसी वायरल इन्फेक्शन के सेकेंडरी होगी। ठीक है, और ये कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें पेशेंट को पेन होता है और ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाएगी थायराइड के अंदर। सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस ये भी अगली टाइप है जो कि सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है लेकिन ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद होती है, तो इसको हम पोस्टमार्टम थायरोइडाइटिस कहते हैं। टिपिकली ये पेन लेस होती है, इसमें लिम्फोसाइटिक इन्फ्लामेशन हमें थायराइड में मिलेगी। दैट्स इट। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है हमारा ग्रेव्स डिजीज़। 1835 में रॉबर्ट ग्रेव ने रिपोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन ऑफ डिजीज़ जो कैरेक्टराइज हुआ वायलेंट एंड लॉन्ग कंटिन्यूड पाल्पिटेशंस इन द फीमेल्स। ठीक है, वायलेंट किस्म के लॉन्ग कंटिन्यूड पाल्पिटेशन फीमेल्स के अंदर जो कि साथ में एसोसिएटेड थी विद द इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, उनका थायराइड ग्लैंड भी साथ में इनलार्ज था। तो ग्रेव्स डिजीज़ जो है ना वन ऑफ द मोस्ट कॉज ऑफ है एंड्रोजेनस हाइपरथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज ये बनती है। अब ये कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस होता है जो कि डिफ्यूजली इनलार्ज्ड हाइपर फंक्शनल थायराइड की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा है। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेटिव ऑफ्थोमेलोपैथी होगी, ऑफ्थैल्मोपैथी जो है इसके साथ साथ उसको एक्सोफ्थैल्मोस होगा जो कि 40% ऑफ द पेशेंट में नोट किया गया है, और लोकलाइज्ड इन्फिल्ट्रेटिव डर्मोपैथी होगी, समटाइम्स इसको हम पेरिटिबियल मिक्सिडिमा भी कहते हैं। ये माइनॉरिटी ऑफ द केसेस में मिला है। ठीक है, ये इसकी सारी मैनिफेस्टेशंस है। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज़ का जो पीक इंसिडेंस है वो 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज के दरमियान होता है और इसमें वुमेन जो है ना ये ज़्यादा अफेक्ट होती है, 7 टाइम्स मोर कॉमनली देन मैन। अब ये जो कॉमन डिसऑर्डर है ये एस्टिमेट हुआ है कि ये 1.5 to 2% ऑफ द वुमेन को US में अफेक्ट करता है। जेनेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रेव्स डिजीज़ में। इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जाता है इन द रिलेटिव्स ऑफ अफेक्टेड पेशेंट्स। ठीक है, उनके रिलेटिव्स में, और कॉन्कॉर्डेंस रेट जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भी है एज हाई एज 60%। जैसा कि बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में होता है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी ग्रेव्स डिजीज़ की ये भी एसोसिएटेड होती है विद द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA हैप्लोटाइप्स। स्पेसिफिकली आपने याद रखना है HLA-DR3। और पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा हमें जीन्स में जिनके प्रोडक्ट्स टी सेल के रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करते हैं, जिनमें इनहिबिटरी टी सेल रिसेप्टर CTLA4 आ जाता है और टायरोसिन फॉस्फेटेज PTPN22। नेक्स्ट अब पैथोजेनेसिस है। तो बहुत सी मैनिफेस्टेशंस हैं ग्रेव्स डिजीज़ की जो कि ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होती हैं अगेंस्ट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं जो बाइंड करेंगी और स्टिमुलेट करेंगे हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को इंडिपेंडेंट ऑफ द एंडोजेनस ट्रॉफिक हार्मोन। यानी ऑटो एंटीबॉडीज़ आके TSH रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगी और उसको स्टिमुलेट करेंगी थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को, बेशक ट्रॉफिक हार्मोन एंडोजिनसली प्रेजेंट ना भी हो। ठीक है, तो मल्टीपल ऑटो एंटीबॉडीज़ ग्रेव्स डिजीज़ में प्रोड्यूस होती हैं, वो आपने याद रखना है फॉलोइंग है। एक तो नंबर 1 थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ये IgG एंटीबॉडी होती है जो कि TSH रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और एक्शन ऑफ TSH को मिमिक करती है। एडिनाइल साइक्लेस स्टिमुलेट होगा, साथ में थायराइड हार्मोन्स का इंक्रीज रिलीज़ होगा। ऑलमोस्ट सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको ग्रेव्स डिजीज़ है उनमें डिटेक्टेबल अमाउंट हमें इस एंटीबॉडी की मिलती है जो कि रिलेटिवली स्पेसिफिक है फॉर द ग्रेव्स डिजीज़।
ठीक है, IgG वाली थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके अलावा थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये भी डायरेक्टेड होती हैं TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट, और इस तरह की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोलिफरेशन ऑफ थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम में इन्वॉल्व होती हैं। देन ए TSH बाइंडिंग इनहिबिटर इम्यूनोग्लोबुलिन, इस तरह की एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ जो हैं TSH को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर ऑन द थायराइड एपिथेलियल सेल, यानी TSH को बाइंड नहीं होने दे रही अपने रिसेप्टर के साथ, एंड इन डूइंग सो मे इनहिबिट द थायराइड सेल फंक्शन, उसको इनहिबिट भी कर सकती है। तो को एग्जिस्टेंस स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स की सीरम के अंदर ऑफ द सेम पेशेंट जो है ज़्यादातर अनयूजुअल होता है, हमें नहीं मिलता, और ये एक्सप्लेन कर सकता है कि वाई सम पेशेंट डेवलप एपिसोड्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़ में इसी वजह से कुछ पेशेंट्स को हाइपोथायरॉयडिज्म भी डेवलप होता है, क्योंकि मिक्सचर मिल रहा है हमें स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। अब इसके अलावा याद रखिएगा कि टी सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यून फिनोमेना भी ऑल्सो इन्वॉल्व होता है इनफिल्ट्रेटिव ऑफ्थेल्मोपैथी की डेवलपमेंट में, जो ग्रेव्स डिजीज़ में कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, टी सेल मेडिएटेड ऑटो इम्यून फिनोमेना होता है। तो ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी में आप याद रखिएगा कि वॉल्यूम जो होता है हमारे रेट्रो ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू का और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर 1 उसमें बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है हमारी रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस की बाय द मोनोन्यूक्लियर सेल्स, उसमें प्रीडोमिनेंटली टी सेल्स होंगे। दूसरा, इन्फ्लामेटरी इडीमा हो जाएगा और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की स्वेलिंग हो जाती है। नंबर 3, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, स्पेसिफिकली हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये एक्यूमुलेट होते हैं। एंड नंबर 4, एडिपोसाइट्स के जो नंबर है वो भी बढ़ जाएगा, यानी फैटी इन्फिल्ट्रेशन। तो इस वजह से ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी में वॉल्यूम जो है रेट्रो ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू का और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का बढ़ रहा है। अब ये जो चेंजेस है ना, ये आईबॉल को आगे की तरफ फॉरवर्ड डिस्प्लेस करेंगे, पोटेंशियली इंटरफेयर करेंगे हमारे एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेंगे। Autoimmune thyroid disease thus span a continuum in which the Graves' disease characterized by the hyperfunction of the thyroid lies at one extreme and Hashimoto disease manifesting as hypothyroidism occupies at the other end. यानी एक एंड पे हाइपो हो रहा है, एक साइड पे हाइपर हो रहा है ऑटोइम्यून डिजीज़ में, ठीक है, थायराइड की। तो हाइपो में हाशिमोटो आ जाता है, हाइपर में ग्रेव्स डिजीज़। कभी कभार हाइपरथायरॉयडिज्म में ये सुपरवीन भी कर सकता है प्री एग्जिस्टिंग हाशिमोटो थायरोइडाइटिस को, वाइल एट द अदर टाइम इंडिविजुअल्स जिनको अब ग्रेव्स डिजीज़ है तो वो स्पॉन्टेनियसली थायराइड हाइपोफंक्शन भी डेवलप कर सकते हैं, यानी हाइपर वाला हाइपो में हाइपर में भी चेंज हो सकता है ओकेजनली। हाशिमोटो थायरोइडाइटिस जिसमें हमने कहा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो और इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज़ जो हाइपरथायरॉयडिज्म की है, ये साथ में भी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी अफेक्टेड किंड्रेड में। Not surprisingly, there is also an element of histologic overlap between the autoimmune thyroid disorders, most characteristically prominent intrathyroidal lymphoid cell infiltrate with germinal center formation. ठीक है, lymphoid cell का हमें इन्फिल्ट्रेट मिलेगा जर्मिनल सेंटर के फॉर्मेशन के साथ थायराइड के अंदर, जिनमें इस तरह के जो ओवरलैप होता है ऑटोइम्यून डिजीज़ में, थायराइड डिजीज़ में। अब दोनों जो डिसऑर्डर्स हैं इनमें जो फ्रीक्वेंसी है ऑटोइम्यून डिजीज़ की, जैसे कि SLE का होना, पर्निशियस अनीमिया, टाइप 1 डायबिटीज़, एडिसन डिजीज़, इस तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ इनमें फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ज़्यादा होती है, ग्रेव्स में भी और हाशिमोटो में भी। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाए तो टिपिकल जो केस है ग्रेव्स डिजीज़ का, उसमें थायराइड ग्लैंड हमारा इनलार्ज हो जाएगा, और याद रखिएगा इसमें भी सिमेट्रिकल ही इनलार्ज हो रहा है। अब इनलार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफ्यूज़ हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो रहा है थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स का। ठीक है, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया। ग्लैंड हमें बिल्कुल स्मूथ सा सॉफ्ट सा नज़र आएगा, कैप्सूल उसका बिल्कुल इंटैक्ट होगा। माइक्रोस्कोपिक जब एग्जामिनेशन करेंगे तो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल जो हैं अनट्रीटेड केसेस में वो लंबे लंबे टॉल कॉलमनार से हो जाएंगे और क्राउडेड हो जाएंगे देन यूजुअल। ठीक है, अब ये जो क्राउडिंग हो रही है ना, ऑफन ये रिजल्ट करेगी इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पेपिला बन जाएंगे। अब ये पेपिला जो है वो लूमेन यानी फॉलिकुलर लूमेन के अंदर ये पेपिला प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम फिगर देखें 20.10, इसमें ग्रेव्स डिजीज़ दिखाया गया है कि फॉलिकल्स जो है ये लाइन हुए हुए हैं टॉल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के साथ, जो कि एक्टिवली रिजॉर्ब कर रहे हैं एक्टिवली कोलॉइड को इन द सेंटर्स ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल के सेंटर में ये कोलॉइड को रिजॉर्व कर रहे हैं, जिसके नतीजे में स्कैलॉप्ड अपीयरेंस हमें नज़र आ रही है फॉलिकल्स की, कोलॉइड की। ठीक है, टॉल कॉलमनार सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो उसको लाइन कर रहा है फॉलिकल्स को, और फॉलिकल्स में कोलॉइड मौजूद है।
जिसकी रिजॉर्बिंग हो रही है एक्टिवली और स्कैलप्ड अपीयरेंस हमें नज़र आ रही है। तो ये टॉल कोलमनार जो है ये पेपिला की तरह ये प्रोजेक्ट करते हुए लूमेन में नज़र आएंगे। तो अब ये जो इस तरह के पेपिलास हैं इनमें फाइब्रोवास्कुलर कोर नहीं होती, इन कॉन्ट्रास्ट विद दोज ऑफ द पेपिलरी कार्सिनोमा में जिस तरह होती है। कोलोइड जो है ना इन फॉलिकुलर लूमेन में वो पेल मौजूद है, ठीक है, पेल किस्म का है और स्कैलप्ड मार्जिन्स के साथ है। लिम्फोइड के इन्फिल्ट्रेट आपने याद रखने जिसमें ज़्यादातर टी सेल्स होते हैं और थोड़े बहुत बी सेल्स होंगे, मैच्योर प्लाज्मा सेल्स। तो ये हमें इंटरस्टिशियम में इस तरह का मिलेगा लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। इंटरस्टिशियम में जर्मिनल सेंटर्स में वैसे ज़्यादातर कॉमन होते हैं। एक्स्ट्रा थायरॉइडल टिश्यू के जो चेंजेस हैं जिसमें जनरलाइज्ड लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा पेशेंट को, जिनको ऑफ्थेल्मोपैथी है इस तरह के इंडिविजुअल्स के जो ऑर्बिट के टिश्यूज़ हैं वो एडिमेटस हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमें प्रेजेंस मिलेगी हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस की। इन एडिशन इसमें हमें इन्फिल्ट्रेशन भी मिल रही है लिम्फोसाइट्स की, मोस्टली टी सेल्स के साथ। ऑर्बिटल जो मसल्स हैं ना वो पहले तो इनिशियली एडिमेटस होंगे लेकिन फिर उनमें फाइब्रोसिस हो जाएगी लेट इन द कोर्स ऑफ डिजीज़। डर्मोपैथी अगर मौजूद होगी तो कैरेक्टराइज है कि पेशेंट की डर्मिस की थिकनिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस और लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन जो है उसकी डिपोजिशन हो रही है। यानी इसमें डिजीज़ में ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस डिपॉजिट हो रहे हैं और लिम्फोसाइट्स की भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है जिसकी वजह से थिकनिंग हो रही है डर्मिस की और डर्मोपैथी हो रही है, ठीक है। दैट्स इट। अब क्लिनिकल फीचर्स हैं तो ग्रेव्स डिजीज़ में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो कॉमन है टू ऑल फॉर्म ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस जो हमने पहले ही डिस्कस की हैं, एज वेल एज दोज एसोसिएटेड यूनिकली विद द ग्रेव्स डिजीज़। तो अब इसमें क्या होता है, पेशेंट को ना डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया हो जाता है थायराइड का, ऑफ्थेल्मोपैथी हमें मिलती है और डर्मोपैथी, ठीक है। अब जो डिग्री है थायरोटॉक्सिकोसिस की वो वेरी कर सकती है केस टू केस और रिलेटेड चेंजेस जो है वो समटाइम्स लेस कॉन्स्पिशियस होंगे बनस्बत बाकी मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़ के। ब्लड फ्लो का जो ब्लड जो फ्लो है ब्लड का वो मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा हाइपर एक्टिव ग्लैंड के थ्रू, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा और प्रोड्यूस करेगा ऑडिबल ब्रूट हमें जो है सुनाई देगा। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक वाइड स्टेयरिंग गेज प्रोड्यूस करेगी और लिड लाइट भी हो रहा है जो फिगर में भी एविडेंट है। ऑफ्थेल्मोपैथी जो होती है ना इस ग्रेव्स डिजीज़ में उसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाएगी आई बॉल की, जिसको हम एक्सोफ्थेल्मोस कहते हैं, जो इस फिगर में भी दिखाया गया है प्रोट्रूड कर रहा है। अब एक्सोफ्थेल्मोस जो है अगर परसिस्ट कर सकता है या प्रोग्रेस करेगा डिस्पाइट द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस, और कभी कभार कॉर्नियल इंजरी भी करवा सकता है क्योंकि वो एक्सपोज है कॉर्निया। एक्स्ट्रा ओकुलर हमारे जो इसमें मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। इनफिल्ट्रेटिव डर्मोपैथी इसमें बहुत कॉमनली स्किन को इन्वॉल्व करती है जो कि शिन्स वाले रीजन में है स्किन, जहाँ पे ये स्केली थिकनिंग की तरह मैनिफेस्ट करेगा और स्किन की इंड्यूरेशन हो जाएगी। इसको हम पेरीटिबियल मिक्सिडीमा कहते हैं, ठीक है। अब स्किन की लीजन जो है ना वो स्लाइटली पिगमेंटेड पेप्यूल्स हो सकती हैं या नोड्यूल्स जो कि जिनका ऑरेंज पील टेक्सचर होगा, ऑरेंज की पील की तरह। अच्छा ये फिगर देखिए तो उसमें ये मैनिफेस्टेशन दिखाई गई है जो कि स्केली किस्म की थिकनिंग हो गई है स्किन की और इंड्यूरेशन हुई है जिसको हम पेरिटिबल मिक्सिडिमा कहते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल ऑरेंज पील की तरह का टेक्सचर हो गया स्किन का। अब लैब फाइंडिंग्स होती है ना ग्रेव्स डिजीज़ की, उसमें आता है कि हमें सीरम में T4 और T3 के लेवल्स एलिवेटेड मिलेंगे लेकिन TSH जो है वो कम होगा। अब क्योंकि ऑनगोइंग स्टिमुलेशन हो रही है थायराइड फॉलिकल्स की थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक जो है वो डिफ्यूजली बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपटेक होता रहेगा क्योंकि वो बार बार एंटीबॉडीज़ की वजह से स्टिमुलेट हो रहा है इस वजह से। तो समरी देखिए हमने ग्रेव्स डिजीज़ डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है एंडोजीनस हाइपरथायरॉयडिज्म का जिसमें ट्रायड होता है थायरोटॉक्सिकोसिस का, ऑफ्थेल्मोपैथी एंड डर्मोपैथी। देन हमने कहा कि ग्रेव्स डिजीज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो एंटीबॉडीज़ की वजह से होती हैं जो TSH रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगी और TSH के एक्शन को मिमिक करेंगी, TSH रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगी हमारे थायराइड एपिथेलियल सेल्स पे। थायराइड जो है ग्रेव्स डिजीज़ में वो डिफ्यूजली हाइपरट्रोफी हो जाती है उसकी और हाइपरप्लेजिया फॉलिकल्स का हो जाएगा और लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट्स का। ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेन की डिपोजिशन भी हो रही है और लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेट भी ऑफ्थेल्मोपैथी और डर्मोपैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन हमें कहा कि लैब फीचर्स जो है उसमें हमें सीरम में T3 और T4 बढ़ा हुआ मिलता है जबकि TSH कम हो जाएगा, तो इसकी बेसिस पे हम इसको डायग्नोज करते हैं। यहाँ पे सारे ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर पिट्यूटरी का, एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी डिस्कस करें जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़ एंड मल्टीनोडुलर गोइटर।
इनलार्जमेंट हो जाए थायराइड की या गोइटर, ये बहुत ही कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है थायराइड की डिजीज़ की, यानी कि थायराइड जो है इस पर इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब डिफ्यूज़ किस्म का और मल्टी नोडुलर गोइटर जो है वो एज अ रिज़ल्ट होता है जब इम्पेयर्ड सिंथेसिस हो रही हो थायराइड के हार्मोन्स की। मोस्ट ऑफन डाइट्री, जब आयोडीन की कमी हो डाइट में, उस वजह से आयोडीन कम बनता है, जिसकी वजह से डिफ्यूज़ एंड मल्टी नोडुलर गोइटर हो जाएगा, ठीक है। थायराइड हार्मोन कम बनेगा, तो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस मतलब इम्पेयर हो रही है, तो उसकी वजह से कंपनसेटरी हमारे सीरम में TSH के लेवल बढ़ जाएंगे, क्योंकि थायराइड हार्मोन कम बन रहे हैं इस वजह से। अब ये TSH बढ़ रहा है तो ये ड्राइव करेगा हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल्स का, और अल्टीमेटली थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाएगी। अब जो डिग्री है थायराइड इनलार्जमेंट की वो प्रोपोर्शनल होगी कि कितने लेवल की और कितने ड्यूरेशन की थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी रही है, उतना फिर हाइपरप्लेजिया और इनलार्जमेंट होगी। अब इस तरह के जो कंपनसेटरी चेंजेस हैं टू ओवरकम द हार्मोन डेफिशिएंसी, ये मेंटेन करते हैं यूथायरॉयड मेटाबॉलिक स्टेट को इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द अफेक्टेड पेशेंट। हाउएवर अगर अंडरलाइंग डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा सिवियर है, यानी किसी को कंजेनाइटली बायोसिंथेटिक डिफेक्ट है, तो उसमें कंपनसेटरी रिस्पॉन्स इनएडिक्वेट होगा, जो कि गोइट्रस हाइपोथायरॉयडिज्म करवा सकता है। यानी कंपनसेटरी रिस्पॉन्स इस केसेस में इनएडिक्वेट होंगे, काफ़ी नहीं होंगे, तो गोइट्रस हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। पैथोजेनेसिस देखें तो गोइटर्स इंडेमिक भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, या स्पोरेडिक। इंडेमिक जो है जियोग्राफिक एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे डाइट में बहुत ही थोड़ा आयोडीन हो, तो इसका नाम इंडेमिक है जब गोइटर जो है मोर देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन में हो किसी गिवन रीजन में। अब इस तरह की कंडीशन पार्टिकुलरली माउंटेनियस जो एरियाज़ होते हैं पूरी दुनिया में, लाइक हिमालयाज़, एंडीज़, वहाँ पे कॉमन है। अब क्योंकि इंक्रीज अवेलेबिलिटी है डाइट्री आयोडीन सप्लीमेंटेशन की, तो जो फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी है इस इंडेमिक गोइटर की वो अब कम हो गई है सिग्निफिकेंटली। अब बात करें स्पोरेडिक गोइटर की, तो ये लेस फ्रीक्वेंटली होता है बनस्पत इंडेमिक गोइटर के। स्पोरेडिक वाली कंडीशन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है बनस्पत मेल्स के। पीक इंसिडेंस प्यूबर्टी या यंग एडल्टहुड में होता है, जहाँ पे फिजियोलॉजिक डिमांड जो है ना T4 की बढ़ जाती है इस एज ग्रुप में। अब स्पोरेडिक गोइटर जो है सेवरल कंडीशंस की वजह से होता है, जब बहुत ज़्यादा हम इंजेक्शन कर लें इस तरह के सब्सटेंसेस की जो कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर जाके करें, लाइक कैल्शियम्स की इंजेक्शन ज़्यादा की जाए, या वो वेजिटेबल्स जो कि ब्रेसिका के साथ फैमिली को बिलोंग करती हैं, यानी जिनको हम क्रूसीफेरस कहते हैं, जैसे कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर, ब्रूसल्स स्प्राउट्स, टर्निप्स। बाकी इंस्टेंसेस में गोइटर जो है वो इनहेरिटेड किसी एंजाइम डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, स्पोरेडिक वाला, जो एंजाइम जाके थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करे, तो इसको हम कहते हैं डिसहार्मोजेनेटिक गोइटर। बहुत से केसेस में हाउएवर जो कॉज है इस स्पोरेडिक गोइटर का वो अपेरेंट नहीं होता। अब आ जाए इसकी मैनिफेस्टेशन पे, तो अर्ली इन इट्स डेवलपमेंट TSH हमने कहा बढ़ जाएगा, क्योंकि T3 T4 बन नहीं पा रहे, तो TSH बढ़ रहा है, तो अर्ली इसकी डेवलपमेंट में TSH जाके हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया करवा देगा हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल्स का, तो उसकी वजह से डिफ्यूज़ किस्म की लेकिन सिमेट्रिक इनलार्जमेंट होगी इस ग्लैंड की, इसको हम कहेंगे डिफ्यूज़ गोइटर। फॉलिकल्स जो है वो क्राउडेड कॉलमनार सेल्स के साथ लाइन हुए होंगे, जो कि पाइल अप करेगा और प्रोजेक्शंस बना देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऊपर ग्रेव्स डिजीज़ में डिस्कस करके आए। अगर डाइट में आयोडीन सब्सिक्वेंटली अब बढ़ जाएगा, या फिर अगर जो थायराइड हार्मोन की डिमांड है वो आयोडीन के लिए कम हो जाए, तो फिर फॉलिकुलर एपिथेलियम इन्वोल्यूट कर जाएगा टू फॉर्म इनलार्ज्ड कॉलोइड रिच ग्लैंड, ठीक है। इन्वोल्यूट करके इनलार्ज सा कॉलोइड रिच ग्लैंड बना देगा, जिसको हम अब कॉलोइड गोइटर कहेंगे, ठीक है। एपिथेलियम ही मतलब इन्वोल्यूट कर रही है और फिर कॉलोइड रिच ग्लैंड बन रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा ये तब हो रहा है जब डाइट में आयोडीन फिर मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद कॉलोइड गोइटर बन जाएगा। तो अब कट सरफेस जब हम देखेंगे ना थायराइड का इस तरह के केसेस में, तो उसमें यूजुअली हमें ब्राउन किस्म का ग्लासी अपीयरिंग और ट्रांसलूसेंट नज़र आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन ग्लासी अपीयरिंग एंड ट्रांसलूसेंट। माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखेंगे तो फॉलिकुलर एपिथेलियम बिल्कुल हाइपर प्लास्टिक होगी अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़ में, या फिर फ्लैटेंड और क्यूबॉइडल हो जाएगी इन्वोल्यूशन पीरियड्स के दौरान, ठीक है। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे कि इन्वोल्यूशन में क्यूबॉइडल एंड फ्लैटेंड हो रही है। तो कोलोइड जो है ना इस लेटर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो रिकरेंट एपिसोड इस हाइपरप्लेजिया के और इन्वोल्यूशन के कंबाइन करके इरेगुलर किस्म का इनलार्जमेंट करवा देंगे थायराइड की, जिसको हम कहते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर। अब समझ में आया कि मल्टी नोडुलर इस अल्टरनेशन की वजह से हो रहा है, हाइपरप्लेजिया एंड इन्वोल्यूशन के।
वर्चुअली सारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिफ्यूज़ गोइटर के केसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टी नोडुलर गोइटर के अंदर। मल्टी नोडुलर गोइटर मल्टी लोब्यूलेटेड होता है, ठीक है, लोब्स उसमें मल्टीपल होते हैं। याद रखिएगा, अब इसमें एसिमेट्रिकली इनलार्ज हो रहे हैं ग्लैंड्स जो कि मैसिव साइज़ अटेन कर लेंगे। अब जब हम इनका कट सरफेस देखेंगे तो हमें इरेगुलर सी नोड्यूल्स मिलेंगी जिनमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्राउन जेलेटिनस कोलॉइड मौजूद होगा। ठीक है, तो इस फिगर में भी देखिए, इसमें मल्टी नोडुलर गोइटर दिखाया गया। ठीक है, इसमें ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिक अपीयरेंस दिखाई गई है। इसमें देखिए कोर्सली नोडुलर ग्लैंड जो है उसमें हमें फाइब्रोसिस के और सिस्टिक चेंज के एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, जबकि इस वाले फिगर में जो है ये फ़ोटो माइक्रोग्राफ है जो कि स्पेसिमेन है फ्रॉम द हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल से, साथ में कंप्रेस्ड इसमें रेजिडुअल थायराइड पैरेन्काइमा हमें पेरिफेरी में नज़र आ रहा है जो कंप्रेस हो गया है। ठीक है, तो हाइपरप्लास्टिक जो फॉलिकल्स है इसमें देखिए बहुत ज़्यादा एबंडेंट पिंक कलर का कोलॉइड है इनके ल्यूमिना के अंदर। नोट करें, इसमें हमें प्रोमिनेंट कैप्सूल नज़र नहीं आ रहा जो कि फीचर है, इसको डिस्टिंग्विश करता है इस तरह की लेजन को फ्रॉम द नियोप्लाज्म ऑफ द थायराइड। ठीक है, कैप्सूल की प्रेजेंस की बेसिस पे। अब ओल्डर जो लेजन्स होती है वो हमें फाइब्रोसिस के एरिया शो करेंगे जो अभी हमने फिगर में भी देखा, हेमरेज होगी, कैल्सिफिकेशन और सिस्टिक चेंज। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में हमें कोलॉइड रिच फॉलिकल्स जो है वो लाइन हुए हुए नज़र आएंगे फ्लैटेंड इनएक्टिव एपिथेलियम के साथ, और फॉलिकुलर एपिथेलियल हाइपरट्रॉफी के एरियाज़ भी मिलेंगे एंड हाइपरप्लेजिया के साथ में जो है रिग्रेसिव चेंजेस भी हमें नज़र आएंगे जो हमने इस बी फिगर में भी देखे। नेक्स्ट अब आ जाए इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। तो जो डोमिनेंट क्लिनिकल फीचर्स होते हैं गोइटर के वो कॉज होते हैं बाय द मास इफेक्ट्स ऑफ द इनलार्ज ग्लैंड। ठीक है, वो इनलार्ज हो गया ना ग्लैंड तो वो मास इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उस वजह से जो है हमें ज़्यादातर फीचर्स मिलते हैं इसमें। तो इन एडिशन टू द ऑब्वियस कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ऑफ अ लार्ज नेक मास, गोइटर्स ऑल्सो मे कॉज द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्फेजिया भी करवा सकते हैं। और हमारी जो लार्ज वेसल्स होती है नेक में और अपर थोरेक्स में जिनको हम सुपीरियर उनको कंप्रेस करेंगे तो सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम हो जाएगा। मल्टीनोडुलर जो गोइटर है टिपिकली हार्मोनली साइलेंट होता है, लेकिन माइनॉरिटी तकरीबन 10% या उससे ज़्यादा जो है अप्रोक्सीमेटली मतलब 10% ओवर 10 ईयर्स मैनिफेस्ट करेगा थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ, सेकेंडरी टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस नोड्यूल्स बनी है जो कि थायराइड हार्मोन को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द TSH स्टिमुलेशन, और उन थायराइड हार्मोन्स के ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस होता है। ठीक है, तो ये 10 सालों के बाद होता है तकरीबन 10% केसेस में, वरना वैसे ज़्यादातर मल्टीनोडुलर गोइटर टिपिकली हार्मोनली साइलेंट होते हैं। अब इस कंडीशन को आपने याद रखना है कि हम टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर कहते हैं या प्लमर सिंड्रोम कहेंगे, और ये साथ में अकम्पनी नहीं होता इनफिल्ट्रेटिव ऑफ्थेल्मोपैथी एंड डर्मोपैथी के साथ ऑफ द ग्रेव्स डिजीज़ एसोसिएटेड थायरोटॉक्सिकोसिस। मैलिग्नेंसी का जो इंसिडेंस है लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टीनोडुलर गोइटर्स में वो लो होता है, यानी लेस देन 5%, लेकिन ज़ीरो नहीं होता। और कंसर्न जो है इस मैलिग्नेंसी का वो अराइज करता है गोइटर्स में जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जिनमें हमें सडन चेंजेस मिलते हैं साइज़ में या एसोसिएटेड सिम्टम्स में, लाइक हॉर्सनेस जिस तरह हो गया। तो अगर सडन चेंज मिलता है तो उसमें मैलिग्नेंसी की सस्पिशन अराइज करती है। दैट्स इट। लास्ट टॉपिक रह गया पिट्यूटरी का जो कि है थायराइड टॉपिक का जो कि है थायराइड नियोप्लाज्म्स। तो इसमें फर्दर हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एडिनोमास एंड कार्सिनोमास। थायराइड ट्यूमर्स जो है ना ये रेंज कर सकते हैं, सर्कमस्क्राइब बिनाइन एडिनोमास हो सकते हैं या हाईली एग्रेसिव किस्म की एनाप्लास्टिक कार्सिनोमास भी हो सकते हैं। तो क्लिनिकल स्टैंड पॉइंट से पॉसिबिलिटी जो है ट्यूमर की वो मेजर कंसर्न है पेशेंट्स के अंदर जो प्रेजेंट करते हैं थायराइड नोड्यूल्स के साथ। फॉर्चुनेटली ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ जो सॉलिटरी नोड्यूल्स होती है ना वो थायराइड की प्रूव हुई है कि या तो बिनाइन एडिनोमास होंगे या लोकलाइज्ड से नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशंस होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे डोमिनेंट नोड्यूल हमने डिस्कस भी किया मल्टी नोडुलर गोइटर में मिलती हैं, या सिंपल सिस्ट हो जाए थायराइड में, फोकाई हो जाए थायरोडाइटिस का, तो हमें नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशंस में भी लोकलाइज से नोड्यूल्स मिलती हैं सॉलिटरी। अब कार्सिनोमास ऑफ द थायराइड की बात करें तो बाय कंट्रास्ट ये इतने कॉमन नहीं है, लेस देन 1% ऑफ द सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल्स कार्सिनोमास होते हैं। सिवियर जो क्लिनिकल क्राइटेरिया जो प्रोवाइड करता है क्लू टू द नेचर ऑफ द गिवन थायराइड नोड्यूल वो है सॉलिटरी नोड्यूल्स इन जनरल ज़्यादा लाइकली हैं कि वो नियोप्लास्टिक हों बनस्पत मल्टीपल नोड्यूल्स की, यह आपने याद रखना है, सॉलिटरी वाली ज़्यादा लाइकली है। दूसरा ये कि नोड्यूल्स जो कि वेरी यंग हैं यानी कि 20 साल की उम्र से कम है या बहुत पुरानी है यानी 70 साल की उम्र से ज़्यादा है,
के इंडिविजुअल्स में है। जो वेरी यंग है या जो वेरी ओल्ड इंडिविजुअल्स में, तो वो ज़्यादा लाइकली है कि वो नियोप्लास्टिक हो। तीसरा ये कि नोड्यूल्स मेल्स के अंदर ज़्यादा लाइकली है कि वो नियोप्लास्टिक हो देन फीमेल्स के। एंड नंबर 4, अगर किसी को रेडिएशन एक्सपोजर की हिस्ट्री हो तो उसमें ज़्यादा इंक्रीज इंसिडेंस होता है थायराइड की मैलिग्नेंसी का। एंड लास्ट ये कि रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक जो है वो नोड्यूल्स में, मतलब जो टेकअप कर रही हो रेडियो एक्टिव आयोडीन को इमेजिंग स्टडीज़ में, उनको हम हॉट नोड्यूल्स कहते हैं, तो ये ज़्यादा लाइकली है कि बिनाइन हो। ठीक है, स्कैनिंग वगैरह के लिए हम आयोडीन देते हैं ना रेडियो एक्टिव, तो वो अगर अपटेक ज़्यादा कर रही है नोड्यूल तो उसको बिनाइन कंसिडर करते हैं। तो अब इस तरह की जो एसोसिएशन है, हाउएवर ये इतनी सिग्निफिकेंस की नहीं होती इन द एवेल्यूएशन ऑफ द गिवन पेशेंट, जिनमें टाइमली रिकॉग्निशन मैलिग्नेंसी की लाइफ सेविंग हो सकती है। अल्टीमेटली जो मॉर्फोलॉजिक इवेल्यूएशन है ना थायराइड की नोड्यूल की, वो फाइन नीडल एस्पायरेशन के थ्रू, साथ में अगर हम उसकी हिस्टोलॉजिक स्टडी करें सर्जिकली रीसेक्टेड थायराइड टिश्यू की, तो ये हमें डेफिनेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी नेचर ऑफ द नोड्यूल की। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं एडिनोमास पे। एडिनोमास जो होते हैं ना, ये थायराइड की बिनाइन से न्योप्लाज्म्स होते हैं जो कि डिराइव होते हैं फॉलिक्यूलर एपिथेलियम में से। ठीक है, याद रखिएगा फॉलिक्यूलर एपिथेलियम से ये अराइज करती हैं, डिराइव होती हैं। तो फॉलिकुलर एडिनोमास ज़्यादातर वैसे सॉलिटरी ही होते हैं। क्लिनिकल और मॉर्फोलॉजिक ग्राउंड्स पे ये बहुत मुश्किल होते हैं कि हम इनको डोमिनेंट नोड्यूल से डिस्टिंग्विश करें। जो डोमिनेंट नोड्यूल मल्टी नोड्यूलर गोइटर में होती है ना, उससे डिस्टिंग्विश करें फॉर एग्जांपल, या फिर फ्रॉम द लेस कॉमन फॉलिकुलर कार्सिनोमास से डिफ्रेंशिएट करें। तो ऑल द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जो एडिनोमास होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन स्मॉल प्रोपोर्शन जो है वो थायराइड हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती हैं, तो इनको हम टॉक्सिक एडिनोमास कह देंगे जो थायराइड हार्मोन बनाएंगे। तो ये क्लिनिकली अपेरेंट थायराइड टॉक्सिकोसिस भी करवाएंगी। इन जनरल फॉलिकुलर एडिनोमास जो है इतने फोररनर नहीं होते टू कार्सिनोमास। नेवरथलेस शेयर्ड जेनेटिक एल्ट्रेशन सपोर्ट द पॉसिबिलिटी दैट एटलीस्ट अ सबसेट ऑफ द फॉलिकुलर कार्सिनोमा अराइज इन द प्री एग्जिस्टिंग एडिनोमास। पैथोजेनेसिस पे आ जाएं तो याद रखिएगा कि ड्राइवर म्यूटेशन हमारे TSH के रिसेप्टर सिग्नलिंग